हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखो, कोई भी मैटर आपने पढ़ा, और जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना था? एटम से। कि एटम की एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, मैंने कहा था कि जो पानी की बूंद भी होती है वो भी 10⁻21 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो जो कोई भी मैटर होता है वो किससे बना होता है? छोटे छोटे एटम। और एटम बन के बना के क्या बनाते हैं? देखो, एक चीज बताता हूँ आपको। पता है कि एटम, वहां पे बताया था मैंने, एटम है, एक एटम प्लस एटम मिलके क्या बनाते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। और जो अणु मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? मैटर, द्रव्य। तो जो द्रव्य है वो क्या है? मैटर है। और जो एटम है वो क्या है? मैटर है। और द्रव्य है वो क्या है? एटम है। तो ये सब इंटर कन्वर्टेड है एक दूसरे से। तो आज का जो अपना टॉपिक, तो कोई भी मैटर होता है उसकी कुछ रासायनिक प्रॉपर्टी भी होती है और उसकी कुछ भौतिक प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब रासायनिक और भौतिक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनसे होती है। तो उसको समझने के लिए ही अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो साइंटिस्टों ने सोचा भाई परिवर्तन हो रहा है। मान लो बल्ब है, लाइट गई, बंद हो गया, लाइट आटे जल गया। कागज है, कागज को अपने फाड़ दिया, कोई रिएक्शन है, कोयला है वो जल रहा है, ठीक है। तो इनमें देखो चेंज तो हो रहे हैं ना, चेंज हो रहे हैं। उस चेंज को, मतलब ये चेंज क्या चीज है, इसको समझने के लिए साइंटिस्टों ने विचार किया, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने जब विचार किया तो ये समझा कि भाई ये है क्या, ये चेंज होते क्या है। तो देखो, भौतिक का मतलब तो क्या होता है? उसको बाहर से देखने पर, मतलब अपन बाहर से देखने पर जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक। मतलब आप उसको पहचान सकते हो कि इसमें ऐसे हो गया मेरे को देखते देखते, लेकिन उसमें कोई इंटरनल चेंज हो गया, आंतरिक जो परिवर्तन हो गया, आंतरिक, जिसको आप देख नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस। अब देखो, भौतिक, भौतिक का मतलब क्या होता है? इसमें अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल, मतलब रासायनिक, और भौतिक परिवर्तन, ठीक है। यहां से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है और ये 9th क्लास का पार्ट है। मैं आपको बता दूं 9th क्लास का पार्ट है और यहां से क्वेश्चन भी होते हैं। जब भी एक द्रव्य अपने, जब भी कोई द्रव्य है बेटा, कोई मीटर है या फिर द्रव्य है, जब ये अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है, मतलब कोई भी द्रव्य है वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है, तो जो परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिवर्तन। क्या कहलाता है? परिवर्तन। मतलब जो द्रव्य है, मैटर है, वो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को तो बदलता है, उसे कहते हैं परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन है बेटा, इसको अपन कैटेगराइज करते हैं दो प्रकार से। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक को अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रहा है? जो मेटर है, द्रव्य है, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को वो बदलता है, अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है, तो वो क्या होता है? एक परिवर्तन। अरे भाई, अगर मैं आज हूं, मान लो मैं बच्चा था, फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, तो मेरे फिजिकल आप देख रहे हो ना कि मैं पहले 5 साल का ऐसा था, फिर 10 साल का ऐसा हो गया, तो मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं, बदलता हूं, बदलना आ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? अपन परिवर्तन कहते हैं। तो अपने में बदलाव आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? अपन परिवर्तन कहते हैं। और इस परिवर्तन को दो कैटेगराइज में कर दिया। फिर एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, सब पानी पी लेंगे इतने टाइम में। अब देखो बेटा, पहले पढ़ते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। इधर डाल दिया रे बाबा। चलो फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बात करते हैं। अब देखो बेटा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है? फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन पहला अपन पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले गाइस? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। अब बेटा, फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या होती है?
कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान रहते हैं, मतलब उसके इंटरनल कोई भी चेंज नहीं होता उसमें। मैंने क्या कहा था, जो आंतरिक चेंज होता है उसे रासायनिक चेंज करते हैं, तो उसके रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं, मतलब उसके क्या नहीं बदलते, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आता। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन कि इनके रासायनिक गुण तो क्या रहते हैं, समान होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। बट इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, चेंज होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज होती है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर बेटा मैं बात करूं तो देखो अपने पास क्या है, आइस है। आइस को अगर मैं हीट करूं तो ये किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। बर्फ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2 सॉलिड, इसका होता है फॉर्मूला H2 लिक्विड, और इसमें ये चेंज हो गया है वेपर में, वाष्प, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O गैस। अब देखो इनको भौतिक रूप से जब आप देखते हो तो बर्फ की आकृति अलग होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया उसका, और पानी की फिजिकल स्टेट अलग होती है, और वेपर अलग होती है। लेकिन इनका जो रासायनिक फॉर्मूला, जो इनका अणुसूत्र है, देखो इसका भी H2O है, इसका भी H2O है, इसका भी H2O, ओनली इनकी देखो स्टेट बदली है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट में चेंज हुआ है, वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनको आप इस आइस से अगर वाटर बना सकते हो तो वाटर से आइस बना सकते हो। तो दूसरी डेफिनेशन और क्या हो गई कि भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ सकते हैं, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पहली डेफिनेशन, उनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उनके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। दूसरी डेफिनेशन, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये जो चेंज होगा फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आइस से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर को कंडेंसेशन करेंगे तो वाटर बन जाएगा, वाटर को मेल्ट करेंगे तो आइस बन जाएगी। बोलो अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगा। अब बताओ मेरे को, एक होता है कागज को जलाना और एक होता है कागज को फाड़ना। देखो ये मेरे पास क्या है, एक कागज है, अगर मैं इसको फाड़ दूं और मैं इसको जला दूं तो दोनों में चेंज बताओ कि कागज का फाड़ना और कागज का जलाना। तो जो कागज को फाड़ दिया बेटा मैंने, यहां से मेरे पास ये कागज है और इसको मैंने यहां से फाड़ दिया, तो इट इज ए फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। कागज फट गया तो जोड़ के अपन टेप लगा के वापस ठीक कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर आपने कागज को जला दिया तो वहां पे आपको ऐश मिलेगी, आपको राख मिलेगी। क्या आप राख को वापस कागज में चेंज कर सकते हो? बोले सर नहीं कर सकते। तो बेटा वो परिवर्तन जिनको अपन वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। बोलो समझ में आता है नहीं आता? अब यहां से बेटा आपके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एग्जाम्पल देगा कि इनमें भौतिक परिवर्तन है, इनमें रासायनिक परिवर्तन किनमें है, एक नीचे 4 ऑप्शन लिखे होंगे, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा कि लकड़ी का जलना भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बहुत, या इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी का जलना, अब बेटा लकड़ी है और लकड़ी जल गई तो उसकी क्या बन गई, राख बन गई। राख से लकड़ी तो नहीं बन सकती ना, तो क्या हो गया, ऐसा जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सब्जी है, सब्जी को कट गई, सब्जी कटने के बाद क्या हो गई, कट गई, तो एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर कोयला जल गया तो वो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन है। चलो आगे बात करते हैं अपन किसकी, रासायनिक परिवर्तन की। तो इसमें क्या हुई बेटा, आपको दिख रहा है ओनली क्या हो रही है, अवस्थाएं चेंज हो रही है, इनके रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनका अणुसूत्र क्या है, समान है। बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा एग्जाम्पल का सेशन अपन दूसरा लेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे इनके, तो आप जितने भी क्वेश्चन है वो करोगे, जो नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखो बेटा इनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणों में परिवर्तन क्या होता है इनमें, वहां पे क्या हो रहा था, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो रहा था, ओनली भौतिक गुणों में। यहाँ पे किसमें होगा, रासायनिक गुणों में।
रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। अब बताओ बेटा, अगर नए पदार्थ का निर्माण होगा तो अभी मैंने बोला था एक कोयले का एग्जांपल दिया था आपको, क्या था कि अपने पास जो कार्बन है वो क्या है? सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन फ्यूल जलाने के रूप में काम लेते हैं ना ऑक्सीजन को, इससे क्या बनेगी बेटा? CO2। सॉलिड इधर है गैस, और इससे क्या बन गई बेटा? गैस। देखो कार्बन था पहले सॉलिड में, ऑक्सीजन थी गैस में, लेकिन दोनों से एक न्यू कंपाउंड का फॉर्म हो गया, CO2 बन गई। अब देखो ये नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब बताओ इस CO2 से वापस ये बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। CO2 से वापस अपन ये नहीं बना सकते। देखो इनकी जो इनिशियल जो स्टेज थी और जो फाइनल स्टेज है वो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इनकी अणुसूत्र भी क्या हो गए? चेंज हो गए। तो इनके रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसमें। जैसे बेटा मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम्पल बोलूँ कि कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक तो बोला था मैंने भौतिक है, लेकिन मैंने कागज को बर्न कर दिया, जला दिया कागज को, तो उससे क्या मिलेगी? मुझे गैस मिलेगी, राख मिलेगी, और इस राख से वापस में क्या नहीं बना सकता? कागज नहीं बना सकता। तो इट इज ए केमिकल चेंज, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बेटा, बहुत से एग्जाम्पल है इनके, तो आप एग्जाम्पल को करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपना जो टॉपिक है वो है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पर ताप का प्रभाव। अब देखो बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार करवा देता हूं। द्रव्य की ताप का प्रभाव। देखो बेटा द्रव्य पर ताप का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो अपने पास कोई स्टेट है बेटा, मान लो ये कोई स्टेट है अपने पास, और इस स्टेट को बेटा अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, इस स्टेट को मैं बर्न लगा के एक टेम्परेचर दूं, तो ये स्टेट है ना, इसके मध्य, क्योंकि सॉलिड होगा, अगर सॉलिड होगा तो इसके जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थी वो बहुत कम होती है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, आकर्षण बल ज्यादा था। लेकिन मैं इसको टेम्परेचर दूंगा, तो टेम्परेचर दूंगा तो इनके जो कण है, इसके जो कण है वो कण क्या होंगे? मॉलिक्यूल है, उनमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनमें बीच में क्या होगी? दूरी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? दूरी बढ़ेगी। और बेटा दूरी बढ़ेगी तो आपको पता है गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? मतलब इनकी ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अगर दूरी बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और कणों की पोजीशन और कणों की स्थिति भी चेंज होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे भाई कोई स्टेट है, अगर उसको मैं टेम्परेचर दूंगा तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसे अपन टेम्परेचर पे सबसे पहला प्रभाव है तापमान का प्रभाव। तो आपको इतना तो पता था, मैंने पहले बता दिया था कि अगर मैं दूंगा टेम्परेचर तो डेंसिटी क्या होगी? कम होती है बेटा। डेंसिटी कम हो रही थी कि नहीं हो रही थी? अरे भाई सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है। तो अगर मैं किसी सॉलिड को टेम्परेचर दूंगा, ये मेरे पास कोई सॉलिड है, अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया बेटा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो मतलब मान लो कि अपने पास क्या था? ये सॉलिड है और मैंने इसको एनर्जी दी, तो ये किस में चला गया बेटा? लिक्विड में चला गया। किस में चला गया? लिक्विड में चला गया। और अगर ये सॉलिड से लिक्विड में चला गया तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? लेकिन देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेटा जब सॉलिड को अपन लिक्विड में लेके जाते हैं, मतलब इसको क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड मतलब जिस तापमान पर कोई सॉलिड जिस तापमान पर पिघल कर क्या बनाएगा? द्रव बनाते हैं। मतलब ये सॉलिड है और इससे पिघल कर क्या बन गया? द्रव बन गया। जिस तापमान पर बनेगा उसे उसका क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु
कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और आपको बता दूं, इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है अलग अलग का जो ये गलनांक बिंदु है वो पूछ लिया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाता है। तो मैंने क्या बोला बेटा कि ताप बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। काइनेटिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी बेटा उसकी, और बेटा ऐसी बात है कि वो सॉलिड वह जिस अवस्था में वो इस लिक्विड अवस्था में चेंज होता है तो वो जिस तापमान पर परिवर्तन होता है उस तापमान को उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। और आपको पता है बेटा बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। बर्फ का गलनांक पूछा गया क्वेश्चन है 273.13 केल्विन होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब एक बर्फ को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो तापमान आवश्यक होता है, ये वाला तापमान वो होता है 273.13 केल्विन। तो इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 273.13 केल्विन टेम्परेचर पे ये सो बर्फ है वो किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। और इसे क्या कहते हैं बेटा, गलना, इसे संगलन भी कहते हैं या फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई। अपने पास क्या है, ये आइस है, क्या है आइस, और आइस से मेरे को क्या बनाना है, वाटर बनाना है, और इसको क्या देनी है, हीट। तो ये जो टेम्परेचर था 273.16 केल्विन टेम्परेचर, मतलब इसका जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु है वो कितना है 273, मेल्टिंग पॉइंट वाटर में चेंज करने के लिए, याद रखना। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए बेटा कि वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स कितना होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आइस का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.16 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स होता है 63। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट आयरन, मेल्टिंग पॉइंट आयरन का होता है 1531 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आयरन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन का होता है 1531 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने किस किस के, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स का होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड, और आयरन का होता है 1531 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप का प्रभाव अपने क्या पड़ा कि अगर टेम्परेचर देंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या होगा, जैसे सॉलिड से वो किस में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, और सॉलिड से लिक्विड में उसको चेंज होने को बोलते हैं मेल्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट। और अब उस पे जो सॉलिड है, जैसे मान लो आइस है, तो आइस एक सॉलिड है, और सॉलिड को अगर अपन वाटर में चेंज करेंगे तो जिस टेम्परेचर पर, जिस मेल्टिंग पॉइंट पर वो आइस वाटर बनती है, उसको जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 273 डिग्री पॉइंट 16 केल्विन। ऐसे सबका होता है। ऐसे बेटा अगर अपन बात करें आगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, वहां पे मैंने बेटा गुप्त उसमें आपको पढ़ा दी थी कि 1 एटमॉस्फेयर पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में, A1 एटमॉस्फेयर पेयर को 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है उसको, उसकी क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी उसको बोलते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो नेक्स्ट है बेटा, अब देखो अपने क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया। क्या बना दिया, लिक्विड बना दिया था। ठोस से लिक्विड बनाते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ये लिक्विड किस में चेंज हो गया बेटा, गैस में। तो लिक्विड जो गैस में चेंज होता है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इसका किसका कितना होता है वो आपको ध्यान में रखना है। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे, उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु, क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी आप ऐसे याद कर सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप बात करूं कि बेटा वाटर है,
वाटर को अपने को किस में चेंज करना है, गैस में, वेपर में। तो कि जब वाटर को अपन जी वह तापमान, पानी का वह तापमान जिस पर वह गैस में चेंज होता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा वैसे ही कि अगर अपने पास क्या है, एक 1 एटमॉस्फेयर पर 1 kg द्रव को वाष्प की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वाष्पन की ऊष्मा कहलाती है। कि 1 एटमॉस्फेयर पे 1 किलोग्राम 1 kg द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर पर 1 kg द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि ये वाटर है और इसको मैंने हीट दी और इसको मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, तो ये जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो रही है। और इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, मतलब स्टेट में जो चेंज हो रहा है और इसके अंदर इसको बोलते हैं वाष्पीकरण की ऊष्मा। लेकिन अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ऊर्जा देता हूँ तो उसकी जो ऊष्मा दिखाई नहीं देती, उसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो इसे वाष्पीकरण की ऊष्मा या फिर उसे बोली जाती है गुप्त ऊष्मा। अब देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो अभी आपको पता है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पानी को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का कितना होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी का होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी पारा, ठीक है, पारे का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 357। ये बेटा याद रखना डाटा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके, तो ये डाटा आपको याद रखना है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आज का अपना लेक्चर मुझे लग रहा है बढ़िया रहा है। इसके बाद में अपन बात करेंगे बेटा इसमें शुद्धिकरण की, जैसे अपन बात करेंगे डिस्टिलेशन की, आसवन, उद्रवपातन और प्रवाजी आसवन, फिल्ट्रेशन। तो ये सब अगले लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, मेरे को लगता है आपको आज का लेक्चर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बस कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है और टेम्परेचर परिवर्तन पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। धन्यवाद।